साथियों, मैं इस कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा मोटिवेशनल संबंधित वीडियो देता रहता हूं, लेकिन हर एक एजुकेटेड पर्सन के लिए यह वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो एजुकेशन पूरा होने के बाद उसके लिए दो मार्ग होते हैं साथियों। एक होता है बिजनेस का रास्ता और एक होता है नौकरी का रास्ता। जब भी कोई युवा नौकरी करना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, और सिविल सर्विस में वो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस, पीसीएस ये बनना चाहता है। साथियों, ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आया था, लेकिन उस वक्त यह बताने के लिए कोई नहीं था कि यह प्रक्रिया क्या है। मुझे लगता था बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ये सिर्फ अमीर लोग बनते हैं, लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी अगर चाहे तो वह आईएएस बन सकता है, लेकिन उसके अंदर हौसला होना चाहिए करने के लिए। और उसकी प्रक्रिया क्या है पूरी, कि मतलब वह व्यक्ति आईएएस कैसे बन सकता है। इसके लिए मैं आज आप लोग को एक प्रिय मित्र से मिलाऊंगा जो आप लोग को यह बताएंगे कि आईएएस की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वो हमारे प्रिय मित्र हैं अजय एमपी श्रीवास्तव जी, जो आपको बताएंगे कि आईएएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा सिलेबस क्या है, इसका मतलब टाइम टेबल कैसे बनाएं, इसके लिए सब्जेक्ट क्या चॉइस करें, मतलब जो भी आईएएस संबंधित क्वेश्चन होता है वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, बस आपको धैर्य रखकर यह पूरा वीडियो देखना है, और इस वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि आपको एक वैल्यू मिलकर रहेगा और आपके मन में उपस्थित आईएएस बनने के लिए हर क्वेश्चन का सलूशन यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए सर से मिलते हैं। फिर आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति आईएएस कैसे बन सकता है और आईएएस क्या होता है। नमस्कार, मैं अजय एमपी श्रीवास्तव। एजुकेशन में मैंने बीकॉम, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस से बीटीसी, एलएलबी की है, और सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सिविल सर्विस के विषय में जानें कि सिविल सर्विस परीक्षा है क्या, इसे कौन कंडक्ट करवाता है और कितने स्टेजेस में इनकी परीक्षाएं होती हैं, वह कैसे किस रैंक को पा करके क्या कैसे बनना है। जैसे किसे आईपीएस बनना है तो कितना रैंक लाना होगा, आईएएस बनना है तो कितना रैंक लाना होगा, आईपीएस बनना है या आईआरएस बनना है, आईएएस होता है उसे, अगर आप उस पद पे बैठना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप जानेंगे तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सीएससी होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसकी परीक्षा 3 चरणों में होती है। एक तो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है जी। प्रीलिम्स में 2 परीक्षाएं होती हैं, एक जीएस होता है जी। और एक सीसेट होता है जी। जब आप मेंस यानी प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस में पहुंचते हैं। तो मेंस में आपको 7 पेपर देने होते हैं, जिनमें से पहला पेपर एशे का होता है और दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का होता है, 4 पेपर आपके जीएस जनरल स्टडीज के होते हैं, और उसमें से आपको एक विषय वैकल्पिक के रूप में चुनना होता है। लगभग 27-28-30 विषय हैं, और उनमें से आप में जिनकी ज़्यादा अभिरुचि आपकी हो वो विषय आप लीजिए और उसका चयन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए जी। तो आपको वहाँ पर 2 पेपर देने होते हैं, भाग 1 और भाग 2 जी। ठीक है, तो ये उनका पैटर्न है परीक्षा का। यानी मेंस में 7 पेपर इस तरह से हो गए। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू 275 मार्क का होता है। तो वो पर्सनालिटी टेस्ट, जनरली पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन आप एग्जाम ही मानेंगे जी। तो जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और जैसा आपका रैंक होता है वैसा आपको पोस्ट मिलता है जी। अगर आप टॉप 50 रैंक में हैं, टॉप 60, टॉप 50 में हैं, और आप जनरल कैटेगरी हैं, तो आपको जो टॉप 50 के अंदर ही आना होगा जी। तभी अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं प्रॉपर तो जी सर। तो ऐसी दशा में आपको रैंक वाइज डिसाइड होता है कि आप किस पोस्ट के लायक हैं। अच्छा सर, जो डीएम बनते हैं, क्योंकि हर गरीब का सपना होता है मुझे डीएम बनना है, वो इतना डिटेल में जानता नहीं है, तो मतलब डीएम कब बन जाएगा, वो कैसे बन जाएगा? देखिए, अगर आपको डीएम बनने के लिए प्रॉपर आईएएस होना बहुत जरूरी है जी। और पहली पोस्टिंग आपको डीएम की नहीं मिलती है जी जी। अच्छा, हाँ, पहली मतलब वो चाहे जितना रैंक हो डीएम नहीं बनेगा ना, प्रॉपर पहली पोस्टिंग डीएम की नहीं, डायरेक्ट पोस्टिंग डीएम की नहीं होगी। अच्छा अच्छा सर, ये जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे जी। बताइए हमारे दर्शकों को, उनको ये पूरी जानकारी उनके तक ये पहुंच सके सर। तो देखिए, होता क्या है, जब आप आईएएस हो जाते हैं, मान लीजिए आप 40-50 रैंक पे आ गए या 31 अंडर 10, जो भी आपका अच्छे रैंक आए, हो सकता है आप बहुत मेहनत करें तो आप टॉप रैंकर हो, 1 रैंक 2 रैंक हो जी। तो आप आईएएस जब बनेंगे, प्रॉपर आईएएस, तो आपको पहले तो ट्रेनिंग के लिए आपको मसूरी जाना है
अच्छा अच्छा। हाँ, जब आप मसूरी से आएंगे तो कैडर अलॉट होता है आपको। पहले एक समय था जब कैडर स्टेट वाइज अलॉट होता था, अब अच्छा जोन बन गए हैं। अच्छा अच्छा तो जोन वाइज कर दिया गया, तो एक जोन में लगभग 5 से 7 राज्य हैं। अच्छा हाँ, तो अगर जोन 1 मिला तो जितने जोन 1 में जितने राज्य हैं उसमें से कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अच्छा अच्छा और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उत्तर प्रदेश के आप हैं तो उत्तर प्रदेश में, अब तो खैर ऐसा संभव नहीं रहा कि अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में ही आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए अगर आपको कोई कैडर सपोज करिए यूपी ही मिल गया, मान लीजिए आप हरियाणा राजस्थान के रहने वाले हैं, हाँ। आप उत्तर प्रदेश कैडर में आप सेलेक्ट हुए, तो आपको यहाँ पर पहली पोस्टिंग जो मिलेगी वो एसडीएम की मिलेगी। अच्छा। या ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि पहली पोस्टिंग एज एडीएम बनता है। अच्छा अच्छा। है ना? जी जी। और जब आप लगभग 3 साल 4 साल या जैसा हो, मतलब जैसा ऐसा अनुभव हो जाता है आपको, पहले वर्क एक्सपीरियंस देते हैं ना, हाँ। फिर आपको प्रमोट करके वो जिला अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ये और ऐसा भी नहीं है कि आप आईएएस हुए तो आपको फील्ड में ही भेजा जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको अलग भी तमाम विभाग है वहाँ भेज देंगे आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, या ऐसा भी होता है, कई बार होता रहा है कि एसडीएम नहीं बना करके सीडीओ बना देते हैं। जी जी जी। जो जिले का चीफ डेवलपमेंट अफसर था, मुख्य विकास अधिकारी, जी उसको भी दे देते हैं, वो सीडीओ पद पे पहली बार आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ ये है कि लेकिन डायरेक्ट आपको जिला अधिकारी नहीं बनाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब उससे डिस्ट्रिक्ट पहले कलेक्टर- छोटे रैंक पर, उससे सेकंड पर, हाँ। या उसके बाद उसके इक्वल जो होगा, हाँ। मतलब एक अनुभव लेने के लिए कुछ दिन के लिए वहां पर बैठाते हैं। हाँ, उसके बाद डीएम बनाते हैं। उसके बाद डीएम बनाते जी। हैं, और फिर डीएम के आगे फिर आपका मंडल आयुक्त एक पद होता है। अच्छा अच्छा। जिसे कमिश्नर कहते हैं आप। जी जी। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी लेवल पे चले जाते हैं। प्रमोशन बहुत अच्छा है यूपीएस में, प्रमोशन बहुत अच्छा है, जबकि स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं है। जी जी। स्टेट पीसीएस में अगर आप 2014 में एसडीएम बन गए जी। तो आप ये नहीं क्लियर है कि आप 2024 में एडीएम बन पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तकरीबन 10 12 13 साल लग जाते हैं ये प्रमोशन में। अच्छा तो अच्छा। जनरली जिला अधिकारी वो भी बनते हैं, लेकिन आप मान के चलिए नियर अबाउट 50 to 55 ईयर। अच्छा अच्छा, इतना समय लग जाता है। सर आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा बताया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है आईएएस बनने के लिए वो यह है कि इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, अगर उनके मन में एक ख्याल आया कि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे आईएएस आईपीएस आईआरएस व्हाटएवर जो भी है बनना है, तो उनको सबसे पहली चीज होती है धैर्य। अगर आप लोगों को इस परीक्षा में आना है तो सबसे पहले आपके पास धैर्य होना चाहिए। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये एकदम फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम आपको मोटिवेट के बजाय डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक वास्तविक सत्य है, जो सत्य है उसे तो स्वीकार करना है। तो यहाँ पर आपको धैर्य और मेहनत, जी, आपका मेहनत और आपका धैर्य यही आपको सफलता की कुंजी तक ले जाएगा। जी जी। दूसरी चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, बड़े जुनून में जाते हैं कि नहीं जी मुझे तो आईएएस बनना है और हम बहुत मेहनत करेंगे, और होता है क्या कि जब बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो वहाँ की चकाचौंध रोशनी से कुछ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं करना है, जी जी, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप किसी लायक नहीं है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आज पढ़ाई करी तो 15 17 18 घंटा पढ़ लिया, खूब मेहनत करके पढ़ाई करी। जी, नए जाओ तो बहुत जोश रहता है ना, जोश रहता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे पहुंचे और उन्हें 15 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी, 2 दिन 3 दिन पढ़ा, अब उसके बाद यार मैंने तो खूब पढ़ लिया है, अब ठीक है रहने देते हैं, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। फिर चले गए, आज यहाँ स्पॉट घूमना, आज वहाँ स्पॉट घूमना था, पिकनिक स्पॉट विजिट कर रहे हैं, जबकि आप पिकनिक स्पॉट विजिट करने नहीं गए आप वहाँ। जी जी, है ना, आपका उद्देश्य आईएएस है, आपने लक्ष्य को पाने के लिए गए हैं। या कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों को बुला के गपशप कर लिया कि हाँ भाई चलो यहाँ की बातें वहाँ की बातें, आपको इस तरह कतई नहीं करनी है। आपको जो पढ़ाई करनी है कंटिन्यू रखनी है। तकरीबन आप ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ेंगे तभी आईएएस बनेंगे। अगर आप 10 घंटे भी कायदे से पढ़ते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू है, आपका एक शेड्यूल है, शेड्यूल, चूंकि जाहिर सी बात अगर आप घर छोड़ के बाहर गए हैं तो वहाँ आपका मेन लक्ष्य क्या है, पढ़ाई करना। जी जी, है ना, और कोई काम है नहीं आपको। तो आप नेचुरल कॉल्स, खाना बनाना, खाना, इनके बजाय जी जी जो भी समय है आपको केवल पढ़ाई करनी है। जी जी। तो पढ़ाई करने समय आपको एक चीज डिसाइड होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, और जितना टाइम बचेगा यानी नेचुरल कॉल्स, और मुझे थोड़ा सा एंटरटेन भी होना है, नहीं तो आप हट जाएंगे इतना मेहनत करेंगे तो। जी जी। तो थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग भी करनी है, और बाकी जितना समय बचता है टोटल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। जी जी।
और जितना टाइम हो सके आप पढ़ाई पे एक्सपेंड करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण गुणवत्ता है विद्यार्थी के अंदर कि धैर्य रखे, कि धैर्य रखे और वो कंटिन्यू रहे अपनी स्टडी पे। जी जी। दूसरी चीज है, कई बार होता है क्या है कि बच्चे जाते हैं कोचिंगों के चक्कर में भटक के रह जाते हैं। जी जी। आपको ऐसा नहीं है, कोचिंगों के चक्कर में भटकना नहीं है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और आप खुद एग्जामिन कर सकते हो जी 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 कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और सिविल सर्विस ऐसा एग्जाम है कि यहाँ मायने ये रखता है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हाँ, ये तीन चीज बहुत अहम होता है कि जी। हमें कब क्या पढ़ना है जी जी और कब कैसे पढ़ना है। जी। मतलब आपको ये निर्धारित करना है खुद पर कि आप उसको बेसिक जानिए, मतलब दूसरे के द्वारा सिर्फ ना हो। जैसे कुछ लोग हैं कि कोचिंग पर गए और कोचिंग वालों ने जैसा बताया वैसा ही हुआ, ऐसा नहीं। आप खुद एनालिसिस करिए कि वास्तव में ये क्या होता है। क्यों सर? बिल्कुल। तो वही है, जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि जो बच्चे सीरियस होते हैं जी, तो, और ऐसा कतई नहीं है, बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा। जी जी वो केवल और केवल आपके पास पैसे इसलिए नहीं क्योंकि आप एफर्ट नहीं कर सकते उनकी फीस। जी जी। जो कोच बैठे हुए मठाधीश बैठे हुए हाँ बड़े हाँ बड़े हाँ शहरों हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो जी आप वो 1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं भाई जीएस के, जी जी प्रीलिम्स और मेंस के, तो आपके पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम को, क्रैक कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, है ना। आप जैसे यूट्यूबर तमाम पड़े हुए जो मोटिवेट करते हैं जी बच्चों जी को, सर जी, है ना, जी जी उनका सहारा लीजिए, उन बच्चों को बोलिए उनका सहारा ले जी। मतलब ये एक बहाना होगा कि हाँ। हमने कोचिंग नहीं किया और आईएएस नहीं बन पाया। हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल बी आईएएस। क्यों सर? बिल्कुल जी। व्हाटएवर यू वांट टू बी, आईएएस, आईपीएस, जी, कुछ आईआरएस, भी पीसीएस, हाँ। पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ। जी आपको जो भी करना है धैर्यवान होकर के जी। करिए और ऐसा उम्मीद रखिए अपने आप से कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जी जी क्योंकि आप मनुष्य हैं और श्रेष्ठ हैं। जी जी तो ऐसा नहीं कि आपको कोई कोच मिलेगा, तभी वो जमाने गए कि वो कहते थे ना बिना गुरु के विवेक नहीं पनपता है। जी जी। गुरु तो आपको पहले मिले ना। हाँ, आपने हाँ, 10+2 किया, आपने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन किया आपने, तो आप तो ऑलरेडी गुरु से शिक्षा ले चुके हैं। जी जी। अब आगे क्या जीवन भर गुरु आपको लेके चलेंगे? अब आगे उनकी गुरु मंत्र का प्रयोग करिए आप। जी जी तो ये है। जी सर, आपने बहुत डिटेल में समझाया। तो सर तीसरा क्वेश्चन ये है, किसी भी व्यक्ति की जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए और वो गलतियां क्या क्या करते हैं? जी देखिए ऐसा है जी कि जो आयोग ने निर्धारित कर रखा है जी वो केवल और केवल ग्रेजुएशन है। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन के साथ, मान लीजिए आप सपोज करिए कि आप बीए हैं और फिर ऐसा हुआ कि आपने बीए किया, एमए कर लिया, जी जी सर। है ना। जैसे मुझे ले लो, मैंने बीकॉम करा, एमकॉम करा, एमए भी करा, बीटीसी कर लिया और उसके बाद एलएलबी कर लिया। जी जी तो ऐसा नहीं है कि मैं आयोग के हो गया, आयोग के लिए, जी, जी, है ना, आयोग के लिए आयोग के नहीं हूँ। जी मैं आयोग के लिए उतना ही एलिजिबल हूँ जितना कि आप बीए करके हैं, जी जी है ना। जी। उनकी मिनिमम योग्यता जो है वो बीए है या बीकॉम है या ग्रेजुएशन है, मतलब। जी जी तो ऐसी दशा में केवल और केवल आपको ये जानना है कि हम ग्रेजुएट होने चाहिए। जी जी अगर हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो हमें ग्रेजुएट होना है केवल और केवल। जी तो और बाकी की जो है, बहुत से बच्चे हैं क्या करते हैं कि वो 10+2 के बाद तैयारी करने चले जाते हैं। अच्छा सर, ये मिस्टेक है कि मतलब वो जागरूक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जागरूक हैं, ये जागरूकता का परिचय है। जी जी लेकिन समय से पहले कोई चीज नहीं करनी चाहिए। जी जी सर जी भाई सपोज करिए अगर आप प्रेशर कुकर में चावल बॉईल कर रहे हैं जी जी और बिना सीटी आए आप निकाल दें, जी जी चावल पकने की योग्यता क्या है कि सीटी आएगी जी 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 और उसके बाद हम निकालेंगे, हाँ। फिर तो खाने योग्य होगा। जी। फिर आपने क्या किया कि चावल चढ़ाए थे, थोड़ा सा गर्म हुआ और आपने सीटी निकाल, मतलब प्रेशर कुकर खोल दिया, जी। प्रेशर रिलीज कर दिया, क्या वो चावल बॉइल्ड हो पाएगा? नहीं होगा। क्या वो खाने योग्य रह पाएगा? जी नहीं। है ना, हाँ। नहीं होगा। तो यही हाल 10+2 या आफ्टर 10, जी जो बच्चे, बहुत से बच्चे हमें मिले हैं और बहुत से मेरे छोटे भाई लोग हैं जिनको मैं दूर दूर से जानता हूँ, जी जी तो मैंने देखा है कि वो 10+2 के बाद चले आए थे। मैं बोला क्यों, कैसे आ गए? बोले भैया मैं सोचा 3 साल तैयारी करेंगे तब तक ग्रेजुएशन हो जाएगा और उसके बाद हम परीक्षा 1 साल में क्वालिफाइड टॉपर बनेंगे। जी 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 देखिए यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं पे आज तक बड़े बड़े महारथियों का पकड़ नहीं बन पाया है। जी
क्योंकि उनका ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहता है। मान लीजिए इस वर्ष क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था, तो अगले वर्ष कुछ और होगा। जी सर। और हम सोच भी नहीं पाएंगे उस विषय में कि वो क्या पूछेंगे। बैठे बैठे ऐसे हम एनालिसिस करते रहेंगे कि जे की बार करंट से खूब क्वेश्चन आया था तो अब की बार ट्रेडिशन डालेंगे। नहीं, हो सकता है इक्वल कर दें, या हो सकता है कि 90% ट्रेडिशन कर दें, या हो सकता है कि टोटल करंट कर दें। जी जी। है ना, या हो सकता है इकोनॉमिक्स ज्यादा कर दें, या हो सकता है भूगोल ज्यादा कर दें। क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप सभी सेक्शन से इक्वल क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। यानी ऐसा नहीं कि आप भूगोल से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, इतिहास से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, वो एसएससी ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। जी सर। यहाँ पर आयोग का विवेक काम करता है कि वो कैसे प्रश्न पूछेगा अभ्यर्थी से, उम्मीदवार से। तो आपको ये मान करके चलना है कि हमें लगभग सभी विषयों विद्वता तो नहीं हासिल करनी है किसी भी विषय पे, लेकिन सामान्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो पुरानी बातें उनको नई बातों से जोड़ा जा सके। जी जी सर। जैसे सपोज करिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, जी जी, तो आपको भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो देखिए आप बदलते रहते हैं भाई। एक आईआर का कंसेप्ट है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का ना तो स्थायी मित्र होता है, ना ही स्थायी शत्रु होता है। समझ रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब नेपाल से हमारा संबंध खराब चल रहा है जी। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं तो आप आईआर की जानकारी रखेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन है। जी जी। तो बदलाव होता रहता है कि नहीं होता रहता है। जी जी। तो यही हाल है कि समय, अभी 2 साल पहले स्थितियां बहुत अच्छी थी जी, 2 साल बाद स्थितियां बहुत खराब हो गई, गर्मा गर्मी है। तो जो 10+2 के बच्चे हैं जो तैयारी करने चले जाते हैं वो तो पढ़ेंगे कुछ और, जी जी, परीक्षा में आएगा कुछ और। हाँ, है ना, मतलब वो ग्रेजुएशन कर ले हाँ, या उससे पहले भी जा जैसे सकते हैं। दूसरी चीज और बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको लोग समझना नहीं चाहते हैं। जी जी सर। जैसे हम लोग कभी कक्षा 6-7 में रहे होंगे जी, या और छोटी कक्षा में रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग को जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, जी, जी, ये सब चीजें नहीं आती थी। जी, याद ही नहीं होता था, एक पेज नहीं याद होता था। फिर क्यों? क्योंकि मेंटल एबिलिटी हमारी छोटी थी। जी जी, हम इतने डेवलप नहीं थे, ना ही हमारा मानसिक विकास इतना अच्छे स्तर का था कि हम चीजों को देखते ही जोड़ दें। अब 6-6-12 होना होता तो लिखते थे एक को 6 मरतबा लिखते थे, फिर जोड़ते थे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे जोड़ते थे 6। लेकिन अब क्या है, अब तो तुरंत जोड़ देंगे। क्यों? मानसिक विकास हो चुका है, जी, जी, हम उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। यूपीएससी ने इसीलिए ग्रेजुएशन की परीक्षा करने पूरा करके और आयोग की परीक्षा देने के लिए कहा है। जी, इस दशा में आपका मानसिक विकास इस स्तर तक हो चुका होगा कि किसी भी इशू को आप अच्छे से समझ करके, अरे आप मजे की बात यह है कि यूपीएससी टोटल समझ आधारित विषयों को ले रखा है। जी सर। यानी उनकी परीक्षा ही विषय समझ पर है। आप जब मेंस में जाएंगे तो मेंस में GS4 पेपर, इथिक्स एंड गवर्नेंस। इथिक्स एंड गवर्नेंस यानी जो नीति शास्त्र जो है वो नीति है, नीति शास्त्र अभिरुचि, नीति शास्त्र अभिरुचि सत्यनिष्ठा, जी जी, है ना। तो 4th पेपर इसी बेस पे आधारित है, पूरी तरीके से इसी पे आधारित है, आपके समझ पे आधारित है। केस स्टडी देते हैं भाई वो लोग केस स्टडी देते हैं, आपको केस स्टडी समझना है, उसके बाद उसका आंसर राइटिंग करना है, उस केस स्टडी को सॉल्व करना है, वहाँ डिसीजन मेकिंग काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग आप कब होंगे? जब आपके पास उस स्तर का मानसिक विकास हो चुका होगा जी, अन्यथा तो आप नहीं हो पाएंगे उस तरह से। जी, तो सर ग्रेजुएशन के बाद जाए या मतलब ग्रेजुएशन में एंट्री ले चुके होंगे तब जा सकते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि ग्रेजुएशन में आप या तो बेहतर ये है अगर आप बहुत अच्छे, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर आपको पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी होती है। चाहे आप ग्रेजुएट BA से हो या BCom से हो या BSc हो या BTech हो, मतलब आप चाहे आर्ट साइड हो या टेक्निकल हैंड हो या साइंस साइड हो, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ परीक्षाएं इजी होती हैं, क्योंकि उनकी कॉपियाँ बहुत अच्छे चेक होती हैं। जब आप पढ़ने बहुत अच्छे रहेंगे तभी वहाँ पर अच्छा आप मार्क गेन कर पाएंगे। जी सर। तो बेहतर तो ये भी है, अगर आप ऐसी जगहों से तो सबसे पहले आपको इतना बर्डन होगा कि आप ग्रेजुएशन तक तो बिल्कुल खाली नहीं रहेंगे आप, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन तक कतई खाली नहीं रहेंगे आप, वहाँ पर आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन का इतना लोड होगा। 3 सब्जेक्ट होते हैं, कहने भर के 3 सब्जेक्ट, उनके कई सारे ब्रांचेज होते हैं, जी सर, है ना। तो आप अगर आपसे संभव होता है, लगता है कि हाँ जी हम कर ले जाएंगे, तो आप कम से कम 2nd ईयर क्रॉस करके आप तैयारी शुरू करें। और अगर आपसे लगता है कि नहीं जी ग्रेजुएशन तक तो नहीं हो पाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत डिले नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन तक 21 साल की उम्र होती है आपकी, जी। अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाएं तो तकरीबन 20 से 21 साल उम्र होती है।
अगर फेल वो नहीं हुआ है कोई व्यक्ति, जी जी सर, है ना। तो 21 साल में, और उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में, सबसे जनरली मानी जाती है कि जनरल कैटेगरी की आयु सीमा कम होती है, 32 वर्ष है, 6 अटेम्प्ट है। जी जी। तो 21 साल और 32 साल भाई बहुत अंतर है भाई। आपको 6 अटेम्प्ट देना है, आपके लिए उसके 10-11 साल है। जी जी। तो 2-2 साल पे अटेम्प्ट थोड़ी ना देने जाएंगे, एक बार 2 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद लगातार अटेम्प्ट दीजिए। हाँ हाँ, और क्या है कि नहीं? होना तो वही है। तो ये चीज होती है कि आपको तैयारी कब करनी चाहिए, वो मेरे समझ से तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा आप भ्रामक स्थितियों में जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होगा जब आपका परीक्षा नजदीक होता है। तो वैसा आपको खुद लगता है, कभी अनुभव करेंगे, जैसे आपने अगर बीए का परीक्षा, कोई भी स्टूडेंट हो जो बीए का परीक्षा दे रहा हो या बीएससी का परीक्षा दे रहा हो, अगर विषय को लेकर के सीरियस हो, तो देखेंगे परीक्षा के टाइम जब वो ट्विस्ट होता है पढ़ाई का, बहुत ही रोमांचक ट्विस्ट होता है। जी जी। है ना। मुझे लगता है कि यार मुझे तो टॉप करना है, तो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। अच्छा, चीजें नहीं होती पढ़ने के लिए, मजा भी आता है, लेकिन पता चला कि आप 3 साल से वही चीजें पढ़ रहे हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऊर्जा का ह्रास होगा इससे, और वो रुचि खत्म हो जाती है बच्चों के अंदर कि वो फिर अपने आप को ले जा पाए वहां तक। हाँ। तो वहां पर थोड़ा सक्सेस डिले होने की संभावना रहती है। जी, तो इस टॉपिक से क्लियर यही हुआ कि आपको कोशिश यही करना है कि ग्रेजुएशन के बाद ही जाए। जी सर, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि कोई छात्र, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक उसके बारे में क्या होना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये देखा। अब ये क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, तो वो तैयारी कैसे करे? मतलब मेन क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति यूट्यूब पर ढूंढता है, अपने टीचर से पूछता है, सर हम तैयारी कैसे करें? तो आप सर ऐसा बताइए कि जो कहीं भी हो पूरे देश में, अगर यह वीडियो देख रहे हो, तो उनको इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से उत्तर उनको मिल जाए, फिर ढूंढना ना पड़े कि वो तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट हो जाएं, और मेरे समझ से उसके बाद ही तैयारी आपको करनी चाहिए जी। अगर आपके अंदर अच्छी एबिलिटी है, तभी आप, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छी एबिलिटी है, आपको लगता है कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर ले जाऊंगा, सब्जेक्ट को मैनेजमेंट कर ले जाऊंगा, तो भी आप सेकेंड ईयर के बाद तैयारी शुरू करें। लेकिन तैयारी जब भी शुरू करें, डजेंट मैटर, आप ये कतई मत सोचें कि हम कक्षा 6 की चीजें क्यों पढ़ेंगे, जी, कक्षा 7 की चीजें क्यों पढ़ेंगे। भाई आई एम अ ग्रेजुएट मैन। हाँ। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये आपके लिए असफलता का मुख्य कारण बनेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, सबसे पहली चीज जो सबसे अहम भूमिका निभाता है सीएससी क्रैक करने में। एनसीईआरटी आप पढ़िए, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक। आपको बहुत से कोचिंग में या बहुत से लोग बताए होंगे या बता देंगे कि नहीं जी, आपको 6 से 12 सभी विषय नहीं पढ़ना है, आप ज्योग्राफी उठाइए, कक्षा 10 से लेकर के या 9 से लेकर के 12 तक पढ़ लीजिए। तो हम कहते हैं जब कक्षा 9 से 12 तक पढ़ना है तो 6 से 9 में पढ़ने में क्या हर्ज है। जी जी। क्योंकि आपके पास अब एबिलिटी का विकास हो चुका है, आप चीजों को पढ़ करके अच्छे समझ करके आप चीजों को याद हो जाएगा, याद कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर आपको आधारभूत संरचना अपनी मजबूत करनी है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, वो भी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक। जैसा इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण है, और आपका अर्थशास्त्र है, या आपका जो है सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है ना। तो इन, या विज्ञान हुआ, इन सारे विषयों को बहुत अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि एक बार खाना पूर्ति कर देना है, आपको लगातार कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई अलग किताब पढ़ेंगे। जी जी। अच्छा, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे सर? टाइम टेबल देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी टाइम टेबल बनाता है तो वो संभव ही नहीं कि जो फॉलो कर पाए। जी जी। सही चीज तो ये है, जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 6 मैं ये करूंगा, 6 से 8 ये करूंगा, 8 से 12 ये करूंगा। तो वो चीज दैनिक वो नहीं पाता। दैनिक जीवन में बहुत अपवादक स्थितियों में कोई ना कोई मिल जाए, लेकिन जनरली सबके साथ हो नहीं पाता है। बशर्ते मैं इतना ही कहता हूँ, चाहे जिसको मैं मोटिवेट करता हूँ पढ़ाई के लिए, तो मैं इतना ही समझाता हूँ कि आप जब भी पढ़ें कंटिन्यू रहें जी। और जब पढ़ें, सबसे देखिए फोन डिस्टर्बेंस की सबसे अहम वजह होती है। जी जी सर, ये सर बात है ना जी। कई बार होता है क्या है कि जैसे फोन सामने रखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने फोन रखा, फ्लाइट मोड लगा रखा, फोन नहीं आने वाला जी जी, क्योंकि चर्चा चल रही है जी जी। बच्चे क्या करते हैं, फोन साइड में नहीं रखते हैं, सामने वो रखते हैं फोन, और उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो तब तक मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तुरंत देखना शुरू। हाँ, तुरंत देखना शुरू। और व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसा चीज है कि आप घंटों निकल जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। जी सर जी। है ना। तो इन चीजों से आप बचें। अगर इन चीजों से आप लोग बचते हैं तो सफलता की ओर बड़ी तीव्रतम रूप से बढ़ेंगे आगे।
वहाँ पे होता क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं, क्या सबसे बड़ी चीज मैंने जो देखी है जी जी वो यही देखी कि फोन से बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो, जी है ना। जी तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे और 2 3 4 बार पढ़ेंगे। और जब भी आपको लगे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे नए सिरे से रिवाइज करना है, तो आप तुरंत एनसीईआरटी उठाएं और एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना शुरू कर दें। एनआईओएस की कुछ किताबें हैं, उनको आप पढ़ें। इग्नू के कुछ नोट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स पढ़े हैं, आप उनको पढ़ें। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाए तो कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी सर। अगर मतलब एक कोचिंग, एक लोगों का मतलब आजकल के समय में शौक होता जा रहा है, मैं कोचिंग कर रहा हूँ फलानी जगह, हाँ, है ना, ये कि शौक होता जा रहा है। एक जानते हैं क्या है, एक गुड लुकिंग, जी है ना, जी जी ग्रामीण सभ्यता से निकलकर शहरी सभ्यता में जाना। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें हैं अनिवार्य हैं कोचिंग के लिए, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि कोचिंग का बस इतना रोल है कि वो आपको समझा देते हैं, पैसा लेते हैं उसके लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन्हीं चीजों को वो साल भर में बताते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, उनका क्लासेस भी चलता है, लेकिन पढ़ा बताते वो भी यही है कि भैया एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। और जो है मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये चीज एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैं ये लिखवा रहा हूँ। जब आप देखेंगे जो चीज वो लिखवा रहे होते कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मैच होता मैच करता है जी। है ना। जी। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज पे जो पकड़ बनती है अच्छी। जी सर। एनसीईआरटी की पढ़ने से जो है आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा पकड़ बनता है। लेखन शैली कैसे होता है, लिखते कैसे हैं, जी जी है ना, वर्तनी की शुद्धता कैसे बनाई जाए, या आपको पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ देना है, ये सब चीजें वहां पर आपको पढ़ने में सीखने को मिलता है। अच्छा सर, लिखित होता है क्या, ये सब ध्यान रखना पड़ता है? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि परीक्षाएं मेंस में तो लिखित सारी परीक्षाएं होंगी ना। अच्छा अच्छा। प्रीलिम्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर में, लेकिन मेंस में एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जहां वैकल्पिक हो कि आप चूज कर सकें। अच्छा, तभी आप बता रहे हैं कि ये निशान याद रखो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चूंकि जब आप रिटर्न में जाएंगे या रिटर्न एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहाँ यहाँ तो हम लोग ग्रेजुएशन की परीक्षा दे के आते हैं, छोटी यूनिवर्सिटी वाले ये भी नहीं देखते हैं कि इन्होंने कॉमा कहाँ लगा दिया, इन्होंने इनकी बिंदी कहाँ लगा दी, वो वर्तनी की शुद्धता पे जरा भी गौर नहीं करते हैं। लेकिन यूपीएससी में आपकी वर्तनी की शुद्धता भी जांची जाती है। आपने पूर्ण विराम लगाया तो सही जगह लगाया है कि आधी बात कहीं नहीं है, वो पहले पूरी खत्म कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, जैसा इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, हाँ। ऐसे पूर्ण विराम होता है। तो ये सब चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है जी। इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। हाँ, पहले आप अपना एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक अच्छा करें, मजबूत करें, और उसके बाद फिर आप तमाम किताबें अच्छे अच्छे राइटर्स की पढ़ी हुई हैं उनको आप पढ़ें, विषय वाइज पढ़ें। और एक चीज और अहम बात, अगर आपने ऐसा नहीं है कि बैठे हैं पढ़ने, तो आज भूगोल उठाया तो भूगोल पढ़ लिया, कल को राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, परसों को इतिहास पढ़ रहे हैं, नरसों को साइंस टेक पढ़ रहे हैं, उसके बाद साइंस पढ़ लिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में तो आप केवल जलेबी की तरह घूमते हुए नजर आएंगे और सिलेबस आपका होता ना, वो कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, हाँ, तो उस तरह नहीं चलना है। जी जी, है ना। तो आपको ये करना है, सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपने भूगोल उठाया है, एक शेड्यूल मेंटेन करिए कि हमको प्रतिदिन कितना चैप्टर खत्म करना है। जी जी। और आप ऐसा नहीं कि आप नाम करने के लिए खत्म करें, आप जो है जो भी उठाएं और अच्छे से पढ़ें, आपके समझ में आना चाहिए। जी सर। और आप में इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर को दूसरे को समझा सकें। जी सर। इतनी आपके अंदर एबिलिटी आ जानी चाहिए उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो जब आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए भूगोल उठाया और निश्चित कर लिया कि हमने इसे 5-6 दिन में खत्म कर देना है, तो आप उस 5-6 दिन में उस सब्जेक्ट खत्म करने के देखेंगे कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा खत्म हो गया। जी जी सर। है ना। क्योंकि जीएस में इतिहास, पर्यावरण और आपका भूगोल, है ना, राज्य व्यवस्था, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, या इकोनॉमिक्स हुआ या एथिक्स हुआ, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको भूगोल की अच्छी जानकारी है, लिटरेचर की अच्छी जानकारी है, सोशल के बारे में अच्छी जानकारी, तो आप ऐसे बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा सर। क्योंकि उससे संबंधित भाई डिजास्टर मैनेजमेंट उसी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, और डिजास्टर पे एक ना एक ऐसे आता ही आता है। अच्छा, सोशल पे एक ना एक ऐसे आता ही आता है ना, साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक किससे आता है। जी। तो इसलिए आपको जो है, और दूसरी चीज है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। जी सर। सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। अब सब्जेक्ट का आकार कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है, छोटा है या बड़ा है, इस चीज को देखते हुए उससे समय देना उस तरह का। बशर्ते, और दूसरी चीज एक गलती और होती है, अभी याद आ गया मुझे,
बच्चा क्या करता है, एक ही विषय कई राइटर्स का ले आता है। जैसे राज व्यवस्था पढ़ना है तो सिविल सर्विस में मानी जाती है कि सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए पॉलिटी की किताब एम लक्ष्मीकांत सबसे बढ़िया, जबकि वो नोट्स है कोचिंग का, लेकिन अब वर्तमान में वो पॉलिटी बुक के रूप में मशहूर है। वो जी एक लक्ष्मीकांत थे, वहाँ हैदराबाद में कोचिंग थी जी लक्ष्मीकांत के नाम से, तो उन्हीं की किताब आती है, एम लक्ष्मीकांत के राइटर हैं। जी तो वो नोट्स जनरल नोट्स है कोचिंग का। तो बच्चा क्या करता है कि ऐसे टेबल इतना बड़ा है, इधर एम लक्ष्मीकांत की किताब है, इधर डीडी बसु की किताब है, इधर सुभाष कश्यप की किताब है। अच्छा सर, कई राइटर की लाना भी गलत है। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई आप देखिए, आप जब किसी एक को पढ़िए, जैसे आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा 10 बार में एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। जी जी उसके आगे आपकी योग्यता जागरूक होगी और आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी, उस किताब पे पकड़ बन जाएगी। अब पता चला भाई ये लक्ष्मीकांत के लिखने का तरीका कुछ और है, डीडी बसु सभी चीजें वही लिखते हैं। कोई फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 14 समता के अधिकार की बात करता है तो ऐसा नहीं कि वो 17 बता देंगे, वही आर्टिकल 14 बताएंगे, लेकिन लैंग्वेज में अंतर होगा। तो भ्रामक स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी किताब को लें जो आपको स्टैंडर्ड लगती हो एनसीईआरटी के बाद, तो उसे आप बार बार पढ़ें। 10 किताबों को नहीं पढ़ें, एक ही किताब को बार बार पढ़ें जी और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें जी सर। और कंटिन्यू रहें। और अपने पढ़ाई, जैसा कि मैंने कहा कि पढ़ाई तो बिल्कुल कंटिन्यू रखनी, एक ही टाइम पे रखना है अपना। जी अपन को अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़नी है तो 10 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ा तो कल को 2 ही घंटे पढ़ लिए, कल को 10 मिनट देख लिया किताब, ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रहना है। जी सर, जैसा कि सर ने अपने पूरे बात में एक बात बताया कि ऐसा पढ़िए कि लगे कि हमें पढ़ाना है, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है साथियों। जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बताया था कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैं ये बताया हूं कि अगर आप किसी को पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो आपको अगर वो 4 घंटे में याद होना तो 1 घंटे में याद हो जाएगा। कभी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा साथियों। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या है। जी सर, जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया, अगला क्वेश्चन सर आपके लिए यह है कि जैसे आईएएस में 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। तो प्री में हमें क्या देखना है, कौन सा सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या बहुत सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, और मेंस में हमें सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय कैसे चयन करना चाहिए? जी देखिए, होता क्या है, जैसे जब प्रीलिम्स, जैसे पहले की शुरुआत में मैंने बताया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है जी और एक आपका सीसेट होता है। जीएस में वही सारे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में है, जीएस मेंस में है जी और वही जीएस प्रीलिम्स में है। फर्क इतना है कि आप जब मेंस दे रहे होते हैं जी तो मेंस में क्या करना, आपको वो चीजें लिखनी है सिस्टमैटिक तरीके से। जी यानी यहाँ पर अवधारणा लिखना है आपको, कंसेप्चुअल है, डिस्क्रिप्टेड है प्री में कि मेंस में? मेंस में। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना, लेकिन ऐसा नहीं कंसेप्ट छोड़ना है। यूपीएससी फैक्ट विद कंसेप्ट चलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके जितने भी पेपर होते हैं, आप जब आप पूर्व में जितने पेपर हुए हैं, अगर आप उन पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे उनके हर प्रश्न तथ्यात्मक नहीं है, तथ्य के साथ उन्होंने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा है। अच्छा। यानी आपको अगर अच्छी जानकारी नहीं है उस विषय में तो आप कतई उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये नहीं पूछते कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अच्छा सर। हाँ, वो ऐसा कतई नहीं पूछते हैं। ये उनका क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस वाला क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने लगा दिया, अकबर का जन्म कब हो गया, लाल किला किसने बनवाया। जी जी। ये एसएससी और अभी कुछ टाइम पहले पीसीएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछते आ रहा था, तो बीच में सुधारा है इन्होंने। पिछले साल का पेपर बहुत ही बढ़िया था, मैं तो देख रहा था, बहुत अच्छा पेपर था। तो उन्होंने यूपीएससी को पकड़ा है, जैसे उन्होंने अपने आप को यूपीएससी को देखते हुए बदलाव किया है अपने अंदर, वैसे यूपीएससी को कवर करने की कोशिश की है। जी, ये तो प्री हो गया। ये प्री हो गया। सीसेट जो होता है प्री का ही पोर्शन है, इसमें आपको एबिलिटीज चेक करनी जाती है, जिससे कि आप रीजनिंग अच्छी हो, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन ठीक होना चाहिए, और क्वालिफाइंग, सबसे बड़ी बात ये है कि क्वालिफाइंग पेपर है, हर कोई पास हो जाता है थोड़ी सी मेहनत। जी जी। अच्छा, तो सर टफ मेंस है? हाँ, टफ मेंस है। नहीं, प्री तो बहुत टफ है, आप अच्छा ऐसा नहीं कहिए। नहीं, आपके क्वालिफाई हो जाता तो मैंने सोचा नहीं नहीं, सर बताओ। प्री में आपका सीसेट क्वालिफाई होता है। अच्छा अच्छा। जीएस पोर्शन नहीं, जीएस का ही मेरिट बनता है। अच्छा अच्छा। और आप ये जान लीजिए कि कितना बढ़िया आपके पास व्यक्ति है लेखन शैली की, अगर आप प्रीलिम्स नहीं पास करते हैं तो आपके लिए वो बेकार है, क्योंकि आपके लिए तो दरवाजा खुला ही नहीं, तो आपकी सारी की सारी एबिलिटी रखी रह गई। जी जी।
जब आप प्रीलिम्स पास होंगे तभी तो आप मेंस के लिए जाएंगे, प्रतिभा आपकी तभी जगेगी। तो जब प्रीलिम्स आप पास करके मेंस में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे का एक पेपर है, ऐसे आपको लिखने होते हैं। फिर आपके लिए एक जनरल इंग्लिश रहता है, वो भी क्वालिफाई है जनरल इंग्लिश, यानी आपको 33% क्वालिफाई करना है जी। वो मैंडेटरी है। अगर आप 33 नहीं पास करते हैं तो आपको मेंस पास नहीं माना जाएगा। अच्छा, भले आप अन्य विषयों में खूब अच्छे हो पढ़ने में, अच्छा लेकिन आपके इसीलिए मैं बताया ना अभी, जब मैं वो एक चर्चा और करना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी जो मैंने एनसीईआरटी बताई थी, एनसीईआरटी पढ़ना, उसके साथ उन बच्चों को पेपर, न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा अच्छा हाँ, बीबीसी न्यूज को देखना है, जी। डीडी न्यूज देखना है ना। जी। उसके बाद राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देखना है, अच्छा उनके सारे एपिसोड देखना है। उसके बाद न्यूज़पेपर, द हिंदू हो सके तो, अब हो क्या सके इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए जी जी। आपको, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप द हिंदू पढ़ करके समझ सकें। और बाय द वे नहीं आ रहा तो ट्रांसलेटर तो आपके पास मोबाइल में है ही मोबाइल है। में है, या कैसे भी करके। देखिए कुछ चैनल भी हैं जो एडिटोरियल को एडिट करके और वो हिंदी में ट्रांसलेटेड पढ़ाते हैं भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे चैनल का भी मदद लें। जी जी। तो आपसे यही निवेदन है कि आप द हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, जी जी। है ना। और उसके बाद में हिंदी पेपर अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें। जी जी। मैगजीन कोई भी एक पढ़ें, तमाम सारी मैगजीन है बाजार में, द क्रॉनिकल है और भूगोल, और आप दृष्टि कोशी की मैगजीन आती है, भी अच्छी है, मैंने देखा है, बहुत अच्छी मैगजीन है। और प्रतियोगिता दर्पण है। तो लेकिन जो भी पढ़े, ऐसा नहीं चारों उठा लानी हो, चारों को अच्छे से पढ़ना है, नहीं, केवल एक मैगजीन को पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा। तो आपको एक मैगजीन अगर आप कवर कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी। तो खैर, इधर हम लोग थे मेंस में, तो आप कितना भी बढ़िया हो आज विषय में। जी, तो वैकल्पिक विषय में क्या है सर? वैकल्पिक विषय में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जी। जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। जी जी। जैसे कि अगर आपका भूगोल बहुत बढ़िया है, इतिहास बहुत बढ़िया है, लिटरेचर में आप बहुत अच्छे हैं, तो अगर ऐसे किसी विषय में आप जो कि बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो वैसे किसी एक चूंकि एक सब्जेक्ट चूज करना मैंडेटरी है, तो अगर संभव हो सके आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है जी, तो अगर आप वही सब्जेक्ट चूज करें तो आपके लिए आसान है, क्योंकि आपने 3 साल उस विषय पर काम किया है, जी मेहनत करके पढ़ाई करी है, उनकी परीक्षाएं होती हैं उन विषय की, आप ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हो, जी जी। उनके क्वेश्चन को फेस कर चुके हो। तो मेरे समझ से ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। जी सर। हाँ। ये होता है, मतलब आप वैकल्पिक विषय को हाँ, चॉइस कर सकते हैं choice सर। है। ठीक है सर, अगला एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी आप बताइए। एक क्वेश्चन मन में उठता है, जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं सर, कि आईएएस और जो पीसीएस होता है दोनों समान है, इसका एग्जाम समान है, इसका सिलेबस समान है या अलग अलग है सर? तो इस पर बताइए सर कि आईएएस पीसीएस का एग्जाम अलग होता है या सिलेबस सेम होता है या एग्जाम सेम होता है? नहीं, सिलेबस तो सदियों से सेम रहा है। जी जी। जहाँ तक जब से मेरी जानकारी इस क्षेत्र में हुई है जी तो सिलेबस हमेशा सेम रहा है, जी। क्योंकि इतिहास, भूगोल, यही सारे पोर्शन यहाँ है, यही स्टेट पीसीएस में, यही यूपीएससी में। जी ठीक है जी सर। लेकिन अभी तक क्या था कि इनके प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, यानी एग्जाम पैटर्न अलग था। जी स्टेट पीसीएस क्या करते थे कि मेंस में भी जो है आपको वो जीएस का जो पोर्शन होता था उसको लिखित ना करके ऑब्जेक्टिव ही रखते थे, जैसे प्रीलिम्स में होता था। जी सर। लेकिन अब क्या हुआ है कि उन्होंने यूपीएससी की तरह लिखित करवाना शुरू कर दिया, तो यानी मेंस अब लिखित होता है यहाँ भी। तो लेकिन ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं असमानता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। यूपीएससी के प्रश्न का स्टैंडर्ड और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड में अंतर होता है। तो सर अगर मान लो कोई आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ। तो वो पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वही सब्जेक्ट अच्छी जानकारी अगर है, जी जी। किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छी जानकारी है, अगर मान लीजिए इतिहास में अच्छी जानकारी है, तो ऐसा नहीं कि इतिहास में अगर पीसीएस का मेंस देने जाएगा तो उसमें अलग कुछ होगा, जी जी। है ना, यूपीएससी का देने जाएगा तो कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो लोग बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछें, छोटा क्वेश्चन पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, जी जी। है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पॉलिटिकल साइंस से अगर क्वेश्चन आ जाए, जी जी। अब मान लीजिए आईआर का आ गया, तो आईआर में परिवर्तन हो गया, है ना। हो सकता है पीसीएस पॉलिटिकल से क्वेश्चन उठाए, ट्रेडिशन क्वेश्चन पूछ ले। जी जी। हो सकता है यूपीएससी उठाए तो करंट और ट्रेडिशन दोनों को जोड़ के पूछ ले। जी जी सर। है ना। जी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से तैयारी करनी है, तैयारी आपकी एक ही रहेगी, बशर्ते आपको उस प्रश्न के लिए तैयार रहना है। जी। है ना, कि जिस जैसा प्रश्न किसी भी परीक्षा को आप देने जाएं तो उससे पहले उसके जो आए हुए प्रश्न हैं उनका अध्ययन जरूर करें, पिछले 10-12 साल का प्रश्न का अध्ययन करें। उससे आपको ये पता चलता है कि इनका स्टैंडर्ड कैसा है जी जी। और ये किस किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। जी।
है ना। इन्होंने करंट पूछा तो कितना करंट पूछा, अगर ट्रेडिशन में घुसे तो कितना हद तक गए, या दोनों को मिलाया तो कैसे मिलाया, यानी सारे तरीके स्ट्रेटेजी को एक सटीक रणनीति बना लेनी होती है। अच्छा। और सटीक रणनीति मैं एक बार फिर कहूंगा शॉर्ट में कि सटीक रणनीति आपकी तभी बनेगी जब आप एक सही टाइम पे तैयारी करने जाएं, सही समय पर सही व्यक्ति की गाइडेंस अनिवार्य है आपके सफलता के लिए। आपको सही मटेरियल को पढ़ना है, जैसे एनसीईआरटी पढ़नी, किसी एक मैगजीन को पढ़ना है, पेपर न्यूज़पेपर तो कम से कम आप 2 से 3 पढ़ेंगे पर डे। अगर आप मान लीजिए 2 इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ पाते तो एक हिंदू और एक दैनिक राष्ट्रीय संस्करण, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है आपके लिए, है ना। उसके बाद पढ़ाई में कंटिन्यू रहना है, धैर्य रखना है, निश्चित सफलता आपकी होगी, ये मेरी गारंटी है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स आएंगे वो इस पूरे डिस्कशन से सेटिस्फाइड जरूर हुए होंगे साथियों। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।